हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसकी लेखिका है बचेंद्री पाल। अब सबसे पहले हम देखेंगे माउंट एवरेस्ट। आपको पता ही होगा माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। समुद्री सतह से 8,848 मीटर यानी 29,029 फुट ऊंची चोटी। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह नेपाल यानी सागरमाथा जोन और चीन यानी तिब्बत की सीमा पर स्थित है। अब बचेंद्री पाल के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि बचेंद्री पाल का जो जन्म है वो उत्तरांचल के चमोली जिले में बम्पा गांव में हुआ था। अब इनमें जो एवरेस्ट चढ़ने की चाह है, जो पर्वत चढ़ने की चाह है, ये कैसे आई? तो बचपन में क्या होता था, इनका जो बड़ा भाई है बचेंद्री पाल को वो पहाड़ों पर चढ़ने से रोकता था और उनका जो 6 साल का छोटा भाई था उसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था। तब बचेंद्री पाल को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी बहन भी कर सकती है। तो ऐसे उन्होंने अपने मन में ज़िद पकड़ ली थी और इस तरह से उन्होंने एवरेस्ट पार किया था। बचपन से ही उनके मन में था पहाड़ों पर चढ़ना। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 23 पे बचेंद्री पाल कहती कि एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। अब आपको पता होगा कि बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने एवरेस्ट की ऊंचाई पर कदम रखा था। अपनी इस यात्रा का वर्णन स्वयं बचेंद्री पाल ने इस पाठ में किया है कि कैसे उन्हें एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए अलग अलग कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कितनी कठिनाइयों के बावजूद वे किस तरह सफल रहे। सबसे पहले वो शुरुआत करते हैं कि यह एवरेस्ट अभियान जो उन्होंने मुहिम चलाई थी, यह अभियान 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए वो एरोप्लेन से चल दिए थे। वो अकेली नहीं थी, उनके साथ और भी लोग थे, क्योंकि वो सारे लोग एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए वहाँ से निकले थे। एक दल यानी ग्रुप पहले ही चला गया था ताकि यह सब लोग बेस कैंप पहुँचने से पहले ही रास्ते में अगर कोई बर्फ़ हो तो उसे हटा दे, ताकि यह लोग आसानी से बेस कैंप तक पहुँच सके। बेस कैंप मतलब वह जगह जहाँ से यह यात्रा शुरू करनी थी। इसका मतलब जो एवरेस्ट पे चढ़ने की जो मुहिम है या अभियान है वो बेस कैंप से शुरू होने वाला था। इसका मतलब बेस कैंप को हम रुकने की जगह भी बोल सकते थे। अब यहाँ पे लेखिका कहती है कि नमचे बाज़ार शेरपा लैंड। अब नमचे बाज़ार क्या है? आपको स्क्रीन पर पिक्चर दिख रहा होगा नमचे बाज़ार का। यह एक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है और अधिकांश शेरपा इसी स्थान या आसपास के गांव के होते हैं। यह नमचे बाज़ार ही था जहाँ से बचेंद्री पाल ने सबसे पहले एवरेस्ट को देखा था। नेपाली लोग इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। बचेंद्री पाल को यह नाम अच्छा लगा था। अब एवरेस्ट को गौर से देखा तो उन्हें बड़ा फूल का यहाँ पे आपको दिया है प्लूम। अब प्लूम किसे कहते हैं? जब एवरेस्ट को उन्होंने गौर से देखा था तो उन्हें एक बड़ा सा फूल शिखर पर लहराता हुआ ध्वज की तरह लग रहा था। उन्हें बताया गया था कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह यानी शिखर पर यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह या शिखर पर हवा 150 किलोमीटर या उससे भी अधिक गति से जब चलती है तब तेज़ हवा के कारण सूखा बर्फ उड़ता है और वह जम जाता है। यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था, ऐसा लेखिका बचेंद्री पाल यहाँ पर हमें बताती है। खराब मौसम में शिखर पर जो लोग जाते थे उन्हें दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। यह सुनकर डरने वाली ही बात थी, लेकिन बचेंद्री पाल इस तरह से उत्साहित थी कि वे इसका भी सामना करने के लिए तैयार थी। अब जब यह दल 26 मार्च पेरिस पहुंचा तब उन्होंने हिमस्खलन यानी बर्फ़ के खिसकने से एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार सुना था।
खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसकने से क्या हुआ कि लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ़ की चट्टान नीचे खिसक आई। स्क्रीन पर आप देख सकते हो किस तरह से बर्फ़ की चट्टानें नीचे खिसकती है। और 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 लोग घायल हो गए थे। अब यह देखकर सारे लोग घबरा गए थे, इसलिए कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को, कभी कभी मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने इसलिए कहा कि ऐसे अभियान में इस बात का होना कोई डरने वाली बात नहीं माननी चाहिए। जो डर लग रहा था वो डर को अपने मन से निकालने के लिए कर्नल खुल्लर ने ये सारी बातें सभी लोगों को कही। अब जो गाइड थे, उपनेता थे प्रेमचंद, उन्होंने 26 मार्च को पेरिस लौटकर इस अभियान की सबसे बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति के बारे में सबको बताया कि वहाँ पे क्या किया था उन लोगों ने और वहाँ पे कैसा मौसम है इत्यादि बातें उन्होंने इन लोगों को बताई। तो उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप जो 6000 मीटर की दूरी पर था वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है और पुल बनाकर रास्ते में झंडियाँ गाड़कर रस्सियाँ बांधकर रास्ते को उन्होंने चिन्हित कर दिया। इसका मतलब ये लोग वहाँ पे जो जाने वाले थे उस रास्ते को उन्होंने, जो बर्फ़ पड़ी थी रास्ते में, उस बर्फ़ को साफ़ किया था और रस्सियाँ रास्ते में लगा दी थी ताकि उनको वो रास्ता समझ में आ सके, और झंडियाँ भी गाड़ दी थी। और इन सभी कठिनाइयों का जायज़ा भी ले लिया गया था। ग्लेशियर जो नदी है वह भी बर्फ़ का गिरना अभी भी चालू है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव, यानी मौसम वहाँ पर बदलता रहता है, कभी एक जैसा मौसम वहाँ पे नहीं रहता है। अगर ख़राब मौसम की वजह से जो रास्ता साफ़ किया गया वहाँ पर बर्फ़ जमा हो सकती थी और रास्ता दोबारा साफ़ करना पड़ सकता था। मतलब अब तक जो उपनेता प्रेमचंद थे और उनके जो साथी थे, उन्होंने जो रास्ता साफ़ किया था वो अगर बर्फ़ के कारण फिर से अगर ढक जाता तो उनकी सारी मेहनत बेकार जा सकती थी। आगे देखते हैं। बेस कैंप 4 पहुंचने के पहले और एक मृत्यु का समाचार उन्हें मिला। जलवायु ठीक न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। जलवायु ठीक न होने के कारण, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण उनके साथ जो कुक आया था उसकी भी वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम जिस वातावरण में रहते हैं और अगर इस ऐसे वातावरण में अगर हम जाते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होता जाता है। अगर कोई सर्वाइव कर पाता है तो ठीक है, अगर कोई सर्वाइव नहीं कर पाता ऐसे मौसम में तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इस तरह यहाँ पर भी जलवायु ठीक न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। वो लेखिका कहती है कि अभी तो अभियान शुरू भी नहीं हुआ था और अचानक से 2 लोगों की मृत्यु का समाचार उन्हें मिला था। इसलिए वे कहती है कि निश्चित यह आशाजनक स्थिति नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अभी एवरेस्ट पे चढ़ने का जो अभियान था वो अभी तक उनका शुरू नहीं हुआ था और उस अभियान को शुरू होने के पहले ही उनको 2 लोगों की मृत्यु का समाचार मिल गया था। एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई थी और दूसरे उनके एक रसोई सहायक की, यानी एक कुक की वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं। एवरेस्ट शिखर को लेखिका ने 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से, पास से नहीं, लेकिन एक दूर से उन्होंने एवरेस्ट शिखर को 2 बार देखा था। बेस कैंप पहुंचने पर लेखिका ने, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये है बेस कैंप, यहाँ से एवरेस्ट की जो यात्रा है उनकी वो शुरू हो गई थी। तो लेखिका ने एवरेस्ट की बाकी चोटियों को, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, बाकी चोटियाँ जो है एवरेस्ट की यहाँ पर नाम दिया हुआ है। फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि लोत्से, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 2 चोटियों के बीच में ये है लोत्से और उसके साइड में देखिए यहाँ पे है नुत्से। तो ये 2 चोटियाँ है, ये बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियों से घिरी हुई है, आप देख सकते हैं, और ये है एवरेस्ट। तो इस तरह से लेखिका ने यहाँ पे बताया है कि किस तरह से उन्होंने एवरेस्ट को और उसके आजू बाजू की जो चोटियाँ थी उन चोटियों को देखा था। अब यात्रा में और क्या क्या होता है ये हम
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको लेसन को अच्छे से एक बार फिर से पढ़ना है। थैंक यू।